बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, आइन में इंतखाबात के हवाले से वाज़े शिकों के बावजूद अमल दरामद मुश्किल होता जा रहा है। 2 सूबाई असम्बलियों के 90 रोज़ में इंतखाबात तो नामुमकिन है, लेकिन ये जो 8 अक्टूबर की तारीख है उस पर भी शकूक व शुबहात हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और KP के इंतखाबात से मुतल्लिक जो केस की समाअत चल रही है उस हवाले से आपको बताएं कि 5 रुकनी बेंच में से 2 जजेस समाअत से माजरत कर चुके हैं, जबकि हुकूमत फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है दोनों फरीकों को, हुकूमत को भी अपोजिशन को भी, कि कोई मुसाहिलत की, कोई बातचीत की राह निकलनी चाहिए। सवाल यह है कि जो हुकूमत कर रही है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला जा रहा है? जिस तरह से जजेस जो हैं इस बेंच को छोड़ कर जा रहे हैं, क्या जजेस भी कतरा रहे हैं? जैसा कि हम होता देखते हैं कि किसी के भी अगर हक में फैसला नहीं आता तो वो अदलिया पर और जजेस पर तनकीद करना शुरू कर देता है। अगर हम बात करें हुकूमत की, तो पिछले कुछ अरसे से हुकूमत जो है इस हवाले से तवातुर से बात करती भी आ रही है, तराजू के 2 पलड़ों को जो है बराबर किया जाए। इस हवाले से नून लीग की पूरी मशीनरी, उसमें मरियम नवाज हो, नून लीग के दीगर रहनुमा हो, हमें ये बार बार बात करते हुए दिखाई देते हैं। फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जो इस्लाहात की गई हैं इख्तियारात में, उस पर भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। सियासी सूरत हाल किस तरफ जारी है? क्या इंतखाबात 8 अक्टूबर को भी सुप्रीम कोर्ट करवाना मुमकिन करवा पाएगी? क्या कोई मुसाहिलियत की राह निकलेगी? इस पर अपने पैनलिस्ट की हम राय लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब जाते हैं और आज की कार्रवाई से मुतालिक अपडेट रहते हैं। आमिर, बताइएगा, आज दिन भर अदालती कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए, आज क्योंकि गुज़श्ता रोज एक जो फाजिल रुकन थे जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनके माजरत के बाद आज जब 4 रुकनी बेंच आया अदालत में, तो उसके आने से पहले ही एक नोट सर्कुलर जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें उन्होंने जस्टिस काजी फायद ईसा का जो फैसला था, जिसमें उन्होंने आज खुद नोटिस से मुतल्लिक तमाम केसेस की समाअत रोकने का हुक्म दिया था, उसको डिसरिगार्ड किया और कहा कि उसका इस केस के ऊपर इतलाक नहीं होता, लिहाजा उसको मुस्तरद करते हैं। चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार की तरफ से था। उसके साथ फिर साथ ही जो 4 रुकनी बेंच था, उसमें से जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, उनकी तरफ से इख्तलाफी नोट आ गया कल के ऑर्डर के ऊपर, कि उन्होंने कहा कि कल का जो ऑर्डर था उसमें उनको एतमाद में नहीं लिया गया, लिहाजा वो उस ऑर्डर से इख्तलाफ करते हैं। और फिर जब जैसे ही समाअत शुरू हुई 4 रुकनी बेंच की, तो उस मौके के ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अपना नोट पढ़कर सुनाया और ने कहा कि मैं कल की जो समाअत है वो ओपन कोर्ट में डिस्कशन होनी चाहिए थी कि 4 रुकनी बेंच होगा, कैसे समाअत आगे बढ़ेगी, लिहाजा मैं रिक्यूज करता हूँ। और उसके बाद वो भी उस बेंच से अलहदा हो गए। यूं ये जो 5 रुकनी बेंच था उसमें से 2 जजेस ने माजरत कर ली, तो अब फिर नया बेंच जो नमाज जुमा के बाद उसने केस की समाअत शुरू की, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अत्ता बंदयाल थे, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर थे। अब 2 बजे जब समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए और उन्होंने अदालत ने उन्हें हुक्म दिया कि आप अपने दलाइल शुरू करें जहां पर आप के दलाइल रुके थे। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सर, हम कुछ बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सर, कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिनको अदालत को पहले देखना होगा। तो अदालत ने कहा कि आप बताएं। उस पर उन्होंने की तरफ से कहा गया कि कुछ जजेस के इख्तलाफी नोट हैं, कुछ बेंचेस की तश्कील के मामलात के ऊपर जस्टिस काजी फायद ईसा का ऑर्डर है, और कुछ दीगर एतराज़ात भी उन्होंने अदालत के सामने उठाए। ताहम अदालत ने तमाम एतराज़ात को ओवर रूल किया और ये कहा कि आप सबसे पहले कानूनी दलाइल दें, आप टेक्निकल इश्यूज के ऊपर आर्गूमेंट ना करें। सो तमाम तर कार्रवाई के दौरान अदालत जो है वो ये हुक्म देती रही अटॉर्नी जनरल को कि देखिए, आप इन टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जब जाएंगे तो उससे बहुत ज्यादा मसाइल पैदा होंगे। आप कभी जजेस के ऊपर या कभी फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा कर रहे हैं, ये प्योरली जो है वो चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो कौन सा बेंच किस केस के लिए बनाते हैं। तो चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि देखिए, इन तमाम केसेस के लिए जजेस मुख्तस होते हैं, अवाम के केसेस फिक्स होते हैं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर 30-30, 40-40 मुकदमात की समाअत होती है। तो तमाम जजेस को उस प्रोसेस से निकालकर, अवामी केसेस से निकालकर एक केस के लिए बिठा देना, ये ना तो इसके लिए वसाइल है और ना ही इसके लिए कोई कानूनी बाइंडिंग है। और उन्होंने कहा कि इसके लिए हतमी फैसला चीफ जस्टिस का है और चीफ जस्टिस ये समझते हैं कि यही बेंच इस केस की समाअत करेगा। आप अपने दलाइल मुकम्मल करें। पहले ही हम 4 रोज से ये दलाइल सुन रहे हैं और अब ये इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपने दलाइल दें। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने फिर कहा कि मैं फिर
मजीद अगर बात करूंगा तो फिर दो अहम इश्यूज हैं जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने सहारा लिया। पहला है कि हमारे पास माली वसाइल नहीं है हम इंतखाबात में जा सकें, और दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। माली वसाइल के ऊपर बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि देखिए इस वक्त पाकिस्तान में 1157 अरब रुपए का जो है वो खसारा है हमारा, और दीगर भी माली मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 20 अरब रुपए इस 1157 अरब में 0.002% भी नहीं बनते, और इस वक्त जो हमारे रिजर्व हैं या जो हमारे अमाउंट है अकाउंट में वो 2.7 ट्रिलियन है, 2.7 खरब है, उसमें से 20 अरब रुपए इतने अहम आईनी बहरान को हल करने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, और यही बेंच है, यही बेंच अब आगे समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले ही बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है। सादर सोल साहब आपकी जानिब आएंगे, यही बेंच है जो इस केस की आगे जाकर समाअत करेगा। दो जजेस इस केस से अलग हो चुके हैं, नून लीग अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, उनका मुतालबा है कि फुल कोर्ट जो है वो बनाया जाए सारे मामले पर। क्या इस तरह से सियासतदान और हुकूमती जमात जो है ये जजेस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं? एक इदारा जहां से आपको रिलीफ की उम्मीद होती है कि अगर कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा तो यहां पर आकर तो हमें रिलीफ मिल ही जाएगा, आप समझते हैं कि सियासतदानों ने उस इदारे को भी नहीं बख्शा, और यही वजह है कि जजेस भी कतरा रहे हैं ऐसे बेंच का हिस्सा बनने से? मेरा नहीं ख्याल कि जजेस कतरा रहे हैं ऐसे बेंच का हिस्सा बनने से। मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब बात है, इस वजह से कि जजेस बेंचेस का हिस्सा बनने से कतराते पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से नहीं है। हमने नहीं देखा कि कोई इस तरह की वजूहात हों जहाँ पे सियासी दर्जा हरारत की वजह से जज साहिबान किसी मुकदमे को ना सुने। इसके अंदर भी ये वजह नहीं बन रही कि सियासी दर्जा हरारत इसकी बिल्कुल वजह नहीं है, कंटेंशियस पॉलिटिकल इशू भी इसकी वजह नहीं है। इसकी वजूहात जो लोग रिक्यूज़ कर रहे हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जो कि 3-4 इश्यूज़ को रिलेट करती है। प्राइमरीली जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने नोट में जिन दो बुनियादी बातों की बात की, एक ये कि बेंच फॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए, उसका क्या तरीका है, कैसे चीफ जस्टिस ये फैसला करते हैं कि फ़लाँ को ऐड कर लें, फ़लाँ को निकाल दें, ये 5 मेंबर होंगे, 3 होंगे, 7 होंगे, ये फैसले करने का तरीका कोई ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। और दूसरा ये कि सुओ मोटो पावर जो आर्टिकल 184(3) के नीचे है उसको एक्सरसाइज करने का क्या तरीका है। क्या हर जज कर सकता है, क्योंकि अदालत में लिखा, क्योंकि आइन में लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये इख्तियार है, तो क्या हर जज कर सकता है? क्या सिर्फ चीफ जस्टिस कर सकते हैं? क्या कोई ग्रुप बनेगा एसी कमेटी की तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव, एक टॉप 5 टॉप 7 जजेस का? इन चीज़ों का तयन पहले पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ और इसका तयन तो होना चाहिए। लेकिन जो बातें मरियम साहिबा कर रही हैं, नून लीग कर रही है, और जो तनकीद एक सियासी इशू की वजह से जज साहिबान के ऊपर आ रही है, वो तो किसी सूरत के अंदर काबिल कबूल नहीं। जज साहिबान आपस में इख्तलाफ कर सकते हैं लीगल इशू के ऊपर। जस्टिस काजी फाइसा साहब ये कह सकते हैं कि वो बंदयाल साहब के किसी ऑर्डर को नहीं मानते, इसे एग्री नहीं करते। अमीनुद्दीन खान साहब कह सकते हैं मैं केस नहीं सुनूंगा। मंसूर अली शाह साहब कह सकते हैं कि मेरा एक डिफरेंट ओपिनियन है और ये मेरा उसकी वजूहात हैं। ये जजेस आपस में तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि एक बादशाह की बीवी, एक साबिक बादशाह की बीवी, एक साबिक बादशाह की बेटी जो कि खुद किसी आज तक उसने जिंदगी में 2 रुपए का काम नहीं किया, ना कभी कोई पब्लिक ऑफिस इस तरह का होल्ड किया है, मरियम नवाज साहिबा जो कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंटेम्प्ट। अदील वड़ाई साहब आपकी जानिब आएंगे। एक तरफ हुकूमत जो है आप समझते हैं कि इदारे पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आप हमें पहले भी बता चुके हैं कि नून लीग की अभी एक पॉलिसी थी कि उस पॉलिसी के तहत उन्होंने अदालत जो है इदारों को तनकीद का निशाना बनाना था। क्या उसी पॉलिसी पर अभी भी अमल दरामद किया जा रहा है? और फिर जो बात सुप्रीम कोर्ट कर रही है डायलॉग की, क्या कोई ऐसी पोजीशन, कोई सिचुएशन बनती हुई आपको मौजूदा हालात में दिखाई दे रही है? डायलॉग की जो आज पेशकश अदालत में की गई, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। इसमें यानी यहाँ तक ऑप्शन दिया गया कि हम कुछ देर इंतज़ार कर लेंगे, अगर आप नहीं बैठते तो फिर हमें वो जो आईनी रास्ता है उसकी जानिब जाना होगा। ज़ाहिर है अदालत ने इस मामले को सेटल करना है, इस तरह ये हवा में तो इस मामले को नहीं छोड़ सकते। लेकिन
ये तय कर चुकी हैं हुकूमती जमातें कि इस मामले पे डायलॉग नहीं करना, नहीं बैठना। डायलॉग का मतलब है इलेक्शन, डायलॉग का मतलब है सिर्फ ये 30 अप्रैल नहीं, बल्कि ये 30 अप्रैल से आगे भी इलेक्शन नहीं चाहते। इस वक्त की जो मुआशी सूरत हाल है, जब ये IMF प्रोग्राम में भी गए थे, मैं उस वक्त भी कहता था ये गई सिर्फ ये चीज तय करने के बाद है कि इसके बाद फिर हमने इलेक्शन में नहीं जाना। अब अक्टूबर में भी ये इंतखाबात, इवन जब आज जनाब चीफ जस्टिस ने कहा कि असम्बलियों की मुद्दत तो अगस्त में खत्म हो जानी है, तो उसके बाद तो यानी मैक्सिमम अक्टूबर तक इलेक्शन होने ही होने हैं। इस पे भी बैठने के लिए तैयार हुकूमत नजर नहीं आ रही। लेकिन इसमें जहां ये PDM जमातें एक गैर आइनी काम की जानिब चल निकली हैं, एक नई नज़ीर कायम कर रही हैं, और जो इस वक्त हो रहा है मुल्क में, जो इदारे जिनका एक इज्जत और एहतराम हमारी सोसाइटी में है, उनके अंदरूनी मामलात जिस तरह चौक चौराहों में डिस्कस हो रहे हैं, इसमें मैं समझता हूं कि हमारी सारी सियासी क़यादत जिम्मेदार है। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जिम्मेदार है। वो क्यों जिम्मेदार है, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक रियलाइजेशन है कि असम्बलियां डिसॉल्व नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि अब यह डिस्कशन भी उनकी लीगल टीम में हो रही है कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि ये जो अदालत में मामला चल रहा है, कोई असम्बली जो है वो असम्बलियां बहाल हो सके। ऐसी डिस्कशन भी चल रही है। अब असम्बलियां डिसॉल्व उस वक्त जब हो रही थी, तो जो इनके करीबी, जिस तरह चौधरी परवेज इलाही साहब जो थे और कुछ और लोग, वो नहीं चाहते थे असम्बली डिसॉल्व। उनको अंदाजा था, चौधरी परवेज इलाही बड़े सियासतदान है, उन्हें अंदाजा है, उनका जो सियासत की नब्ज पे जो है वो हाथ था। तो इन्होंने नहीं माना, ये जज्बाती हो गए। इन्होंने कहा जी असम्बलियां डिसॉल्व करें, हुकूमत पे प्रेशर आ जाएगा। हुकूमत तैयार बैठी थी, और हमने आपको पहले ही बताया था कि इन्होंने इंतखाबात नहीं कराने, इंतखाबात नहीं हो रहे, इंतखाबात बल्कि 2023 में भी होते नजर नहीं आ रहे। और इसमें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस वक्त ये एक बड़ा सियासी ब्लंडर वक्त साबित करेगा कि असम्बलियों से इस्तीफा देना, कौमी असम्बली से इस्तीफा देना और ये असम्बलियां डिसॉल्व करना, ये बड़ा ब्लंडर आपके मुताबिक इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे आपको 2023 में, और जो तहरीक इंसाफ ने किया असम्बलियां डिसॉल्व करके, आप समझते हैं कि बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ का ये सियासी ब्लंडर था। हसन, आपकी जानिब आएंगे। बहरहाल अब ये मामला अदालत में है, तहरीक इंसाफ ले गई है। ये जो इलेक्शन कमीशन नहीं चाह रहा था इंतखाबात वक्त पर भी कराना, 8 अक्टूबर की तारीख से भी आगे जाना चाह रहा है। कुछ इस तरह के मामलात नजर आ रहे हैं कि मुश्किल है कि अक्टूबर में भी इंतखाबात हों, जैसा कि हमें अदील वड़ाई साहब भी बता रहे हैं। कितना बड़ा धचका है हुकूमत के लिए ये जो फुल कोर्ट बेंच की इस्तदा इसका मुस्तरद होना, क्योंकि चीफ जस्टिस ने तो कह दिया कि यही जजेस होंगे, यही बेंच होगा और यही इस केस की समाअत आगे भी कंटिन्यू करेंगे। देखिए, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में जहाँ पर मुआशी, सियासी और दीगर जहाँ पर बहरानों का सामना करना पड़ रहा था, वहाँ पर इस हुकूमत ने ही एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खोला और ऐसी हिकमत अमली अपनाई कि अब जो मुल्क का निज़ाम इंसाफ है, इंसाफ अदल है, उस पर वो उसको भी जो है वो बहरानों के साथ मिले आए। और यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर जो इन्होंने मुबैना तौर पे डील की थी, और डील में क्या चीज़ें थी। पहली तो डील में ये था कि आपने इमरान खान को नाअहल करना है, नवाज शरीफ को अहल करना है, और दूसरी डील ये थी कि आपने पंजाब वापस लेना है, और तीसरी ये थी कि आपने किसी भी तरह जो है लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत जो भी बीच में आएगा उसको साइडलाइन कर देना है। अब अगर ग्राउंड रियलिटीज़ अवामी जो जमहूरी अंदाज में अगर इनको सपोर्ट नहीं मिल रही, तो उन्होंने फिर दूसरा रास्ता इख्तियार करना शुरू कर दिया, अदारों में तकसीम करना शुरू कर दिया। आपको याद है जब मरियम बीबी पाकिस्तान आई थी, उस वक्त से आज तक मैं एक ही बात कर रहा हूं कि इनका एजेंडा एक है कि इन्होंने जो अदारे रह गए हैं, जहां पर तकसीम नहीं हुई, वहां पर आप देखने को मिलेगी हालात फिर वहीं पर जाते हुए दिखाई दिए। देखिए, एक तरफ जो है आपको किस चीज़ का खौफ है, खौफ इस चीज़ का है, डर इस चीज़ का है कि ये अवाम में जाने से कतराते हैं, आइन की पर दरामद करने से कतराते हैं। जो अदारा, कोई भी अदारा हो, मेरे ख्याल में जितना 4-5 दिन से जितना अदील वड़ाई साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं, ये भी इस चीज़ के गवाह होंगे, और बाकी भी तमाम अफराद के जितना शायद अदालत में मामला पंडोरा बॉक्स नहीं खुला होगा, जितना इस हुकूमती वुज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामला को इंतशार दिलाया गया, जजेस में तकसीम डालने के लिए, दरारें डालने के लिए जो कोशिश की गई, अवाम के जहन में जो है वो उस पर काम किया गया, जलसों में तकारीरें की गई, मीटिंग्स बुलाई गई, ये सारा मामला अगर देखें तो ये हुकूमत का खुद जो है वो बनाया हुआ है। और अब अगर फुल कोर्ट नहीं बनता, जिसा आज उन्होंने मुस्तरद कर दी, तो मैं ये समझता हूं कि इसमें हुकूमत के लिए मुश्किलात क्या है।
हुकूमत तो पहले ही मुश्किलात में फंसी दिखाई देती है। वो कहते हैं ना, मुल्क को पहले ही इन्होंने 12 सिंगों में फंसा दिया, और जो वो 12 सिंह है वो किसी झाड़ियों में फंसे हुए अभी तक निकल ही नहीं रहे। यही फिर हुकूमत मजीद वहां पर जो है जाती दिखाई देगी। ठीक है, आपको मजीद हुकूमत जो है मुश्किलात में फंसती हुई दिखाई दे रही है। साद रसूल साहब, आपके जानिब आएंगे, ये जो अदालती इस्लाहात बिल लेकर आई है हुकूमत, आप समझते हैं कि पार्लियामान के मकासद पूरे करेगा ये बिल, और इस बिल के तहत किस किस को रिलीफ मिलता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, पार्लियामान के मकासद तो ये पूरे नहीं करेगा। एक सियासी गिरोह और उस सियासी गिरोह के चंद लीगल एडवाइज़र्स और चंद लीडर्स, उनके सियासी लीडर्स जो हैं, उनके मकासद पूरे करेगा। पार्लियामान का मकसद तो आवाम की भलाई है। पार्लियामान का मकसद तो ये है कि आपके मेरे लिए काम करे। तो क्या ये बिल पार्लियामान का मकसद सॉल्व कर रहा है या उसको एड्रेस कर रहा है? तो मेरा नहीं ख्याल कि कर रहा है। अब इस बिल के तहत 2 बातें की गई हैं, और आने वाले दिनों में हम सब जानते हैं कि ये चैलेंज भी होगा। ये वही 2 बातें, बुनियादी बातें हैं जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की इस हफ्ते के शुरू में जजमेंट भी आई थी। देखिए, हमें बात बिल्कुल सीधी सीधी सिंपल करनी चाहिए। हम पाकिस्तान में अपने सुनने वालों को का हम पे कर्ज है कि हम उनको थोड़ी सी बात बिल्कुल सही और सच बताएं। गुजारिश है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जजमेंट के अंदर और इस कानून में जो 2 बातें प्राइमरीली एड्रेस की गई हैं, वो दोनों बातें तो बुनियादी तौर पे ठीक हैं। एक ये कि सुप्रीम कोर्ट की जो सुओ मोटो की जुरिस्डिक्शन है, जिसके खिलाफ अपील नहीं होती, उसके खिलाफ कोई अपील होनी चाहिए, ताकि अगर किसी वजह से अदालत में कोई गलती हो जाए, किसी की बात पूरी ना सुनी जाए, कोई और मसला हो, तो एक अपील का राइट हो। और दूसरा जो बेंच फॉर्मेशन वाला का तरीका है, वो भी को ऑटोमेट होना चाहिए। और साथ ही साथ जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने फैसले के अंदर लिखा, जो इस मुसव्वदे के अंदर शायद उस तरह मौजूद नहीं है, वो ये है कि 184(3) के कॉन्टूर्स की डेफिनेशन कैसे होगी, कि अदालत 184(3) कब एक्सरसाइज करेगी, उसकी पावर्स क्या है। देखिए, ये कानून इन प्रिंसिपल जिन ऑब्जेक्टिव्स के लिए है, वो ऑब्जेक्टिव्स तो दुरुस्त हैं। जी, साथ क्या बेंच फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या अपील सो मोटो के अंदर जिसमें कोई अपील नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब आपने ये काम किया, तो क्या आपने इसको कानून की बेहतरी के लिए किया, या आपने किसी शख्स की गुलामी में किया? यहाँ पे ये अपील देने का मकसद, और अपील देने के साथ साथ दीगर लोगों को अपने अपने केसेस जो 184(3) में सो मोटो में डिसाइड हुए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अपॉर्चुनिटी का मकसद इमरान खान साहब को तो बेनिफिट देना नहीं है। इसके अंदर तो बेनिफिट देना नवाज शरीफ साहब को, जहांगीर तरीन साहब को, नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी साहब, 2-4 और लोगों को इसमें अंदर बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन सॉरी, मैं एक सिर्फ गुजारिश करता हूँ, आखिरी जुमला, कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक बड़ी अजीब सी कहानी चल रही है। हम कानून की पगडंडियों पे, आइन की तशरीह पे, 3 मेंबर पे, 5 मेंबर पे, इस ट्वीट पे, उस जलसे पे, इस जज के नाम पे, उस जज की तस्वीर पे, हम 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे की खबरें सुनते हैं और बहस करते हैं। हम इस वक्त भी यही कर रहे हैं। लेकिन अवाम का जो बुनियादी मसला है इस वक्त, कि हमारी राय सुनी जाए, कि हमारी राय के मुताबिक ठीक है, आप कह रहे हैं कि उस पर जो है ना कोई बात नहीं कर रहा। अदील बड़ाई साहब, आपकी जानिब आते हैं। जैसा कि साद रसूल साहब ने भी कहा कि ये लग तो नहीं रहा कि मामला जो है पार्लियामान के मकासद पूरे करने का है। लग ऐसा रहा है कि किसी सियासी जमात के अपने मकासद हैं जिसे वो पूरा करना चाहती है। एक तरफ हुकूमत चाहती है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब जो है मैदान सियासत से नाअहल हो जाएं, और नवाज शरीफ साहब किसी तरीके से अहल हो जाएं। उन्हें अहल कराने की ये जो तमाम तर कोशिशें हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं, जो बज़ाहिर नजर आ रहा है, उसमें हुकूमत आपको कितनी कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है? नवाज शरीफ साहब को कितना रिलीफ मिलेगा? देखिए, पहले तो ये जो कानून ये जो बन रहा है, देखना होगा कि अदलिया क्या ये इजाज़त देती है कि इस तरह से ये कानून के नाम पर, अदालती मामलात चलाने के नाम पर, कि जी इसको रेगुलेट अदलिया इनसे ये, क्योंकि आइनी तौर पर आइन के आर्टिकल 191 में कि सुप्रीम कोर्ट के अमूर चलाने से मुतल्लिक जो रूल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाने हैं, और माजी में अदालतें ऐसे बहुत से कवानीन का लदम करार दे चुकी हैं, या जो पर्सन स्पेसिफिक हों, या जिसमें बदनीयती शामिल हो, या जो आइन से मुतसादिम हो।
अब इसमें ये कानून चैलेंज तो होना है, जो बाज़ाहिर लगता है ये अदालत में आना ही आना है। उसमें फिर ये देखना है कि ये इंस्टीट्यूशन इजाज़त देगा कि ये सियासतदान इस तरह से अदालती मामलात में ये मुदाखलत करें, क्योंकि इसमें बदनीयती इस तरह से इस्टेब्लिश होगी कि ये कैसे वक्त में ये कानून साजी की जा रही है। फिर उसमें ये तो एज्यूम करने की बात नहीं है, खुद लॉ मिनिस्टर, खुद इनकी कानूनी टीम के लोग कह रहे हैं कि इससे किस किस को फायदा होगा, और ये तो खुद हुकूमत ये डंके की चोट पे कह रही है, इससे जी नवाज शरीफ को फायदा होगा, इससे यूसुफ रजा गिलानी को फायदा होगा। और वैसे भी मैं साद रसूल साहब से एक शिकवा करूंगा, हर वक्त कहते रहते हैं जी हुकूमत कुछ कर नहीं रही। इतना शानदार 2 कवानीन बनाए हैं, एक नैब का कानून बनाया, कमाल माजी में जितने भी करप्शन के केसेस हैं उन पे इतलाक हो, जितने भी, यानी वाह, माजी वाह, में चले जाएं, 99 तक चले जाएं कायल जी। हूं, कमाल कर और दिया। अभी और अभी जो बना दिया कानून के जी इस पे भी माजी में चले जाएं, 184(3) में जितने कवानीन उन पे इतलाक करते हैं जी। और जिस तेजी से वो मोहसिन दावड़ साहब की जो एक जिस चालाकी से ठीक है वो दिल। मोहसिन दावड़ साहब की वो जो एक आती है अमेंडमेंट आती है और सारे उस पर तैयार बैठे होते हैं और ऐसे जेस्चर दिया जाता है अवाम को, जी वो तो अचानक आई अमेंडमेंट और उसके बाद वो मंजूर हो ठीक है गई दिल। और उसके बेनिफिशियरी हों मियां नवाज शरीफ साहब और उसमें पीपल्स पार्टी के लोग हों, तो ये जाके अदालतों में चैलेंज होगा ये कानून। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये कानून भी अदालतों में जाके चैलेंज होगा। जो हम बात कर रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा और तमाम हुकूमती रहनुमा जो कहते हैं कि इंसाफ के पलड़े जो हैं तराजू बराबर होने चाहिए, जो उनकी ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील होनी चाहिए। मरीम नवाज साहिबा तवातुर से ये बातें करती रही हैं, वो क्या कहती रही हैं अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। पलड़े बराबर करो। हसन, आपने सुना मरीम नवाज मुतअद्दिद बार ये कह चुकी हैं, हम अपने प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक तरफ मुतालबा है इमरान नवाज शरीफ साहब को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए, दूसरी तरफ उनकी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से मैदान सियासत से इमरान खान साहब जो हैं साबिक वज़ीर आज़म वो नाअहल हो जाएं। इसी के लिए तमाम तर कोशिशें हुकूमत करती हुई हमें नज़र आ रही है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। मुझे लग ये रहा है कि जो मैं ग्राउंड रियलिटीज़ देखूं और बाकी जो हालात हैं और पार्टियों के अंदर इजलासों की कहानियों पर अगर फोकस करें तो मुझे लग ये रहा है कि मुस्लिम लीग नून तमाम जमातों से अलग हो जाएगी और आइंदा आने वाले दिनों में ये लेवल प्लेइंग फील्ड और तराजू बराबर करने के चक्करों में जो थोड़ी मोटी चीज़ थोड़ी सी रह गई है मुस्लिम लीग नून, ये भी कहीं ना कहीं दफन हो जाएगी, क्योंकि अवाम अब इन चीज़ों को पसंद नहीं करती कि जो अदारों में दरारें पैदा करें। जो अवाम में उन्होंने पहले तकसीम करना शुरू की, करते करते देखे आप कहाँ पर आ गए। और इसके जो आइंदा आने वाले अगर यही मामला चलता रहा, अगर जो रातों में शख्सियात पर दबाव डाला जाता रहा कोई किसी भी जगह से कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं कोई भी शख्स, तो अगर इस तरह के मामला चलते रहे और उनको कई दूसरी जगहों से फ़ोन करवाए जाते रहे, तो मेरे ख्याल में फिर इसके बहुत भयानक नताइज हो सकते हैं। देखिए, एक तरफ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है दिल बराई साहब ने की कि हमने नैब इन्होंने कमाल का कानून लेके आए, 300-406 से जायद केसेस जो है वो ख़त्म हो गए, अरबों रुपए के केसेस जो वही पैसा अगर ला के खजाने में जमा कराते आज हमारे मुआशी हालात तो बेहतर होते। अब जो है वो इन्होंने बाकायदा एक प्लानिंग के साथ एक तरमीम करने के लिए लेकर आए और बाकायदा मोहसिन दावड़ साहब को ये टास्क सौंपा गया कि आप किस तरीके से इसमें जो है ये शिक शामिल करने के लिए कोशिश करेंगे, फिर इसको शामिल की जाएगी। पूरा एक प्लान था। बुनियादी तौर पे देखें कि इनकी अगर समझने की जरूरत है कि जब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑर्डर दे दिए कि आपने आईने पाकिस्तान के तहत 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, अब तक जितने भी जजेस हैं किसी ने ये नहीं कहा कि हमने 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होने। सब इस चीज पर आमादा हैं और इत्मीनाद करते हैं और एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। तो जब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने भी तारीख देनी थी, पंजाब में सिक्योरिटी का अमल शुरू हो चुका, ऐसे वक्त में अचानक कौन सी आपको जो है इमरजेंसी पड़ गई कि कानून साजी का जो है वो मुसद्दा आप लेकर आते हैं, पेश करते हैं। इसके पीछे भी एक वजह है, अवाम को इसको पीछे भी समझना चाहिए कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद कर दिए जाए, कदगन लगा दी जाए और मामलात किसी और तरफ चले जाएं। अब इसके पीछे भी एक रीजन है जी। वो ये रीजन है कि ये चाहते थे कि हुकूमती इत्तेहादियों के जो बयानात थे, जो इनके तेवर तब्दील हो रहे थे, जो इनके बयानात से वो एक प्रेशर डेवलप करना चाहते थे कि उनकी मर्जी के फैसले आए। अच्छा, उसके पीछे भी एक लॉजिक है जी हसन। वो ये देखें कि क्या ये किन चीजों से घबरा रहे थे कि हमें इलेक्शन की तरफ ना जाना पड़े। उसके साथ भी एक लॉजिक है
कि क्यों ये घबरा रहे थे। अगर आप मेरी बात ना माने ठीक है, आप तो कह रहे हैं फिर कि ये तमाम देखिए, तवज्जुहात है तो जिसकी फिर वजह से कौमी हुकूमत असेंबली में घबराहट का करार शिकार है। इसके साथ ही ब्रेक की जाने बढ़े, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, जहां एक तरफ मुल्क में मौशी बहरान है, वहीं पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज एसोसिएशन ने पाकिस्तान हुकूमत को 2 साल के लिए माहाना $1 अरब देने की पेशकश की है। और मलिक बोस्तान के मुताबिक गुज़िश्ता 30 साल में पाकिस्तान से $180 अरब बैरून मुल्क जा चुके हैं। पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज की कमी नहीं है, बल्कि लोगों के पास $4 अरब घर में पड़े हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये प्लान काबिल अमल है और IMF से छुटकारा क्या हम पा सकते हैं? अगर इस प्लान पर हम अमल दरामद करते हैं तो ज़र मुबादला के ज़खायर कैसे बेहतर किए जा सकते हैं? इस पर अपने पैनलिस्ट की राय लेंगे। साद रसूल साहब, आपकी जानिब आते हैं। ये जो एक प्लान दिया है फॉरेन एक्सचेंज एसोसिएशन ने, आप समझते हैं कि एक बेहतर प्लान है और इस प्लान के बाद जो है इस पर अमल करते हुए हम छुटकारा पा सकते हैं IMF से? देखिए, उन्होंने एक प्लान दिया है और कम से कम एक मुस्बत बात ये हुई कि हमारे पास किसी ने तो कोई प्लान दिया। इस प्लान के ऊपर कार्रवाई करते हुए, अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान को मौशी साइड पे कितना फ़ायदा होगा, इस पे तो हमारे मौशी एक्सपर्ट्स ज़्यादा बेहतर बात कर सकेंगे। लेकिन मैं गुजारिश ये करता चलूँ कि पाकिस्तान का ये वाला प्लान चले, कोई और प्लान चले, पाकिस्तान के अंदर एक बुनियादी बात की ज़रूरत है और वो ये है कि हमारे करेंसी की वैल्यू कुछ थोड़ी सी बेहतर हो। करेंसी की वैल्यू आपकी सिर्फ तब बेहतर होती है जब आपकी करेंसी की डिमांड होगी। अगर पाकिस्तानी रुपी की डिमांड होगी दुनिया में तो लोग पाकिस्तानी रुपी खरीदेंगे और हमारी करेंसी की वैल्यू बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तानी रुपी की डिमांड तब होगी जब लोग पाकिस्तान से कोई चीज़ खरीदेंगे। मुझे अमेरिकन डॉलर की डिमांड इस वजह से है क्योंकि मैंने अमेरिकन डॉलर में कोई चीज़ खरीदनी है, चाइनीज़ युआन में मैंने कोई चीज़ खरीदनी है, उसकी डिमांड है, कहीं से और किसी करेंसी में खरीदनी है, उसकी पाउंड में उसकी डिमांड हो सकती है। अगर पाकिस्तान में कोई चीज़ खरीदेगा, पाकिस्तान से दुनिया चीज़ खरीदेगी तो दुनिया हमारे रुपए खरीदेगी डॉलर्स के एवज़, खरीदते वक्त हमें पैसे देगी और पाकिस्तान के अंदर डॉलर आएंगे। इसी वजह से कहते हैं कि हम जब दुनिया को बेचते हैं कोई चीज़, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास मज़ीद डॉलर आते हैं। अब बाकी तमाम चीज़ें साइड पे एक तरफ, शायद ये प्लान चल पड़े, शायद ये प्लान ना चल पड़े। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाने का प्लान किधर है? जी, आपको पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी आज ज़्यादा पैसे भेज देंगे, फिर कल को और भेज देंगे, किसी वक्त थोड़े हो जाएंगे, किसी वक्त ज़्यादा हो जाएंगे, कभी को दोस्त ममालिक आ जाएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी IMF सीधी बात करेगी, कभी नहीं करेगी। भाई, आपके अपने पैसे किधर हैं? आप एक्सपोर्ट क्या करते हैं? आप दो तरीकों से सिर्फ पैसे कमाते हैं। एक, टैक्सेस कलेक्ट करके, वो तो चलें, जिन लोगों से आपने जितने कलेक्ट कर सकते थे, अवाम का तो उसके अंदर से खून पसीना सब निचोड़ लिया। अब जो दूसरा तरीका है मेजर पाकिस्तान में पैसे डॉलर्स लाने का, वो ये कि भाई आप कुछ बनाएं और एक्सपोर्ट करें। उसका क्या प्लान है? अगर ये हुकूमत बता सके तो मेरा ख्याल है हमें और किसी प्लान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। अदील बड़ाई साहब, आपकी जानिब आते हैं। आप क्या समझते हैं ये जो मलिक बोस्तान साहब ने प्लान दिया है, ये प्लान एक बेहतर प्लान है और इसके तहत हमारी जान जो है वो IMF से भी छूट सकती है? क्योंकि पहले ही वजारत ख़जाना की रिपोर्ट बताती है कि मुल्क में मजीद महंगाई का इम्कान है। देखें, अब तक हमारी मईशत जो चलती आई है ना, ये दुनिया में होने वाली हैपनिंग्स पे चलती आई है। कभी अमेरिका से पैसे आ गए, कभी CPEC की मद में कोई इन्वेस्टमेंट्स आई, अरबों डॉलर आ गए, चल गए, 3-4 साल 5 साल निकले, उसके बाद फिर वही मांगे तांगे से काम चलता है। हकीकत को तस्लीम करने के लिए कोई तैयार नहीं है, सख्त फैसले करने को कोई तैयार नहीं है। आप इस वक्त मुल्क में रेवेन्यू जनरेशन का जो मर्जी कर लें, उसको डबल कर लें, ट्रिपल कर लें, लेकिन जो लीकेजेस हैं जब तक आप उनको नहीं रोकेंगे, जो आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं उनसे जान नहीं छुड़ाएंगे, जो इस वक्त PIA की सूरत में, स्टील मिल्स की सूरत में और ऐसे इदारे हैं जो आपके लिए दर्द सर बने हुए हैं, आप उनसे जान इसलिए नहीं छुड़ाते कि सियासी मसलहतें हैं। आप इवन जब हम रेवेन्यू बढ़ाने की बात भी करते हैं तो जो बेचारे टैक्स पहले से दे रहे हैं, हमारा मॉडल ये है, उन्हीं पे और टैक्स लगाई जाओ। तो हमें पहले तो हकीकत पसंद होना पड़ेगा। दूसरी बात यह है
कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तभी बढ़ेंगी। हमारी एनर्जी बहुत महंगी है, एनर्जी के हवाले से हमने सिर्फ वो फौरी तौर पर जो रातों रात इकदाम करके जी देखें जी हमने बिजली पूरी कर दी, सियासत चमका ली। इस वक्त हमें जो मुतबादल ज़राए हैं उन पे जाने की ज़रूरत है। जब तक हम सस्ती बिजली पैदा नहीं करेंगे, और उसके लिए भी ये हुकूमत को इसमें पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट लेके आए, प्राइवेट सेक्टर को लेकर आए। इसमें विंड एनर्जी है, उसमें बड़ा स्कोप है, पाकिस्तान में सोलर एनर्जी है, बहुत स्कोप है, कोयले से पैदा होने वाली एनर्जी है। लेकिन मसला ये है कि हम बस कहते हैं कि हम रातों रात ये एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं किसी तरीके से। जी। दुनिया में जो कंपेटिटिव जो मार्केट है उसमें उस मार्केट में मुकाबला करने के लिए आपको सस्ती चीज प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, आपके पास एनर्जी नहीं है। फिर दूसरी बात यह है, आपके मुल्क में कोई मैकेनिज्म बरसों से तैयार नहीं हो सका कि आपका जो ये सर्कुलर डेट है, और सबसे ज्यादा ये जो लीकेजेस है ये एनर्जी के हवाले से। आईएमएफ यही तो सर पीटता रहता है, और आप उसका जो आईएमएफ का मुतालबा पूरा करने के लिए बिजली और महंगी कर देते हैं। चोरी नहीं रोकते, हम उस सर्कुलर डेट को कंट्रोल नहीं करते। वो जब तक चोरी नहीं रुकेगी और जब तक वो वसूलियां नहीं होंगी, बुनियादी तौर पे हमें एक तो हकीकत पसंद होना पड़ेगा, और दूसरा असल जो बीमारी है उस बीमारी का इलाज करना होगा। ये नहीं है कि अब मिसाल के तौर पे आप यहां पर किसी सरमायाकार को बाहर से ले भी आए तो बिजली इतनी महंगी है, वो कैसे ऐसी चीज प्रोड्यूस करेगा कि जो दुनिया के इस वक्त जो आलमी मार्केट है वहां पर जाकर हम कंपीट कर सकेंगे। तो हमें बहुत से वो बीमारियां हमारी मईशत को जो इस वक्त चिमटी हुई हैं उनसे जान छुड़ानी होगी। ठीक है अदिल, आपका कमेंट आ गया। साद रसूल साहब भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी साद रसूल साहब। जी बहुत शुक्रिया आपकी इजाज़त का। अदिल ये बताइए कि आपके ख्याल में लेजिस्लेटिव एजेंडा हुकूमत का दो ये चीज़ें करके पूरा हो गया है। एक ये कि नवाज शरीफ साहब की अपील के खिलाफ, कन्विक्शन के खिलाफ अपील फाइल हो सकती है, और एक ये कि केसेस माफ़ हो गए। क्या लेजिस्लेटिव एजेंडा पूरा हो गया इस्लामाबाद में, या ये मईशत के लिए कुछ लेजिस्लेशन की जाने की पॉसिबिलिटी है? क्या मईशत पे कोई इस तरह का काम हो सकता है, या जो हुकूमत लेजिस्लेशन में करने आई थी अपने केसेस माफ़ करवाने और नवाज शरीफ साहब को चांस देने, वो एजेंडा पूरा हो गया है, अब हम पार्लियामेंट को काम करते नहीं देखेंगे? नहीं, एक मनी बिल आएगा, उसमें है अब वो हफ्तों की बात रह गई है, वो तैयार रहे। और वो भी जो इलेक्शन का वो बजट आएगा उसमें कोई रियलिस्टिक प्लान नजर नहीं आ रहा, कोई इनके पास प्लान नहीं है। इनसे बात करें कोई प्लान नजर नहीं आता, और यही तो हुकूमत करते आए हैं ना, हुकूमत करते आए हैं। अब इनसे तो ये पूछा ही नहीं जाना चाहिए आपके पास आगे क्या प्लान है, इनसे तो पूछा ही जाना चाहिए भाई आपने किया क्या अभी तक। ये तमाम जो इस वक्त मसाइल हैं, इस वक्त वो मसाइल तो माजी से जुड़े हैं ना, माजी में गलत फैसले जो हुए हैं उनसे जुड़े, कोई प्लानिंग तो है ही नहीं। भी कोई रियलिस्टिक प्लान नहीं है। इसके साथ ही ब्रेक के जाने बढ़ रहे हैं, तो ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हसन, ये जो एक प्लान सामने आया है कि इस प्लान के तहत हम मुआशी मुश्किलात से निकल सकते हैं और हमारी कुछ मुश्किलात कम हो जाएंगी, लेकिन बाकी पैनलिस्ट ने जैसे कि साद रसूल साहब ने और अदील वड़ाई साहब ने भी बात की कि सिर्फ यही काफ़ी नहीं होगा, मुश्किलात से निकलने के लिए हमें और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप समझते हैं कि ये प्लान काबिल अमल है हुकूमत के लिए? देखें, पहले हुकूमत जो उनके ख्वाहिशात के प्लान है वो तो पूरे कर ले। पहले जो आवाम को उन्होंने दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया, उनको नज़रअंदाज करते हुए, उनके मफादात को बालाए ताक रखते हुए, उनके अपनी जो ख़ानदानी जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए, शख्सियात को बचाने के लिए, मुल्क में तकसीम और दरारें डालने के लिए पहले ये प्लान तो पूरे कर लें। फिर इनको याद आएगा किसी आखिर में जाके कि शायद हमने ये जो पाकिस्तानी भाई हमें प्लान देते रहे थे, अगर हम उस पर अमल दरामद कर लेते। मुझे याद आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब का दौर था 2013 में, तो नवाज शरीफ साहब ने जाती उमरा में एक मीटिंग बुलाई थी और वहाँ पे कुछ सहाफ़ी भी थे। तो वहाँ पर जो ओवरसीज़ आए हुए थे उनकी तरफ से ये प्लान रखा गया था कि हम बाहर से पैसा लेके आते हैं, हमें गारंटी दे दें कि हम यहाँ पे सरमायाकारी कर सकेंगे, इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। तो उन्होंने वो गारंटी भी ऐसे दी थी कि ठीक है, उन्हीं के कुछ चंद अफराद जो इस टाइम आगे आगे दिखाई देते हैं, उनसे कहा था कि आप इनसे पहले मुशावरत कर लें, फिर हम इसको जो है वो किसी संजीदा फोरम पर लेके जाएंगे। और वो कई साल तक कहते रहे कि हम अगर शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली जिस तरह अपनी हुब्बुल वतनी में एवन फील्ड और सरे महल बेच के वो पैसा पाकिस्तान लेके आना चाहे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो किससे गारंटी मांगे
देखिए तो ये किससे सवाल गारंटी ही पैदा मांगी है नहीं होता प्रोटेक्शन कि की? अगर वो पाकिस्तान पैसा लेकर आने को तैयार होते तो अब तक आ चुका होता। सादसू साहब, मैं आपको लेकर आता हूं आईएमएफ के मामलात पे। देखें, हमने 4 जगहों पर आईएमएफ से कोशिश की कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मामलात हल होने चाहिए, और अब तो हमारे वहां से मामलात हल नहीं हो पा रहे। पाकिस्तानी भाई पैसे देने को तैयार है, लेकिन हमारे पास प्लान कोई नहीं है। अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लान कोई नहीं है तो हम इनके साथ कैसे चल सकते हैं? हम इन और फिर ये किस फोरम के साथ जाके ये मुज़ाकरात करेंगे? आईएमएफ को पहले हम आंखें दिखाते रहे, फिर बदमाशियां करते रहे, फिर सख्त जुमलों का इस्तेमाल करते रहे। आपने उनको इतना कम से बुज़दिल कर दिया कि वो आपसे पहले कहते हैं पहले हमें मामला क्लियर करें। आपने पहले इसहाक डार साहब ने मामला शुरू किया सेनेट में, एटॉमिक एनर्जी वाला मामला, वहां से तरदीद आ गई। फिर इन्होंने ये बात की कि इलेक्शन के अखराजात, आईएमएफ मामला, पैसा, उन्होंने उसकी तरदीद कर दी। फिर इन्होंने कहा कि हम गरीबों को मोटरसाइकिल पे 100 रुपए जो है वो फ्री पेट्रोल देंगे, उसकी तरदीद आ गई। उन्होंने प्लान मांग लिया। यानी हर तरह का इनके पास प्लान नहीं है, सिर्फ जो है ब्लैकमेल किया जा सकता है किसी को। आप आईएमएफ को कहां ब्लैकमेल कर सकते हैं? कोई खुदा का खौफ करें, गरीबों पर रहम करें। गरीब रुल गई है। आप देखें, रमजान में इतनी चीखें मैंने जिंदगी में नहीं सुनी जितनी गरीबों की इस रमजान में चीखें सुनने को मिल रही है। आपका कमेंट आ गया। उस हुकूमत के पास जिसके पास सियासी मसाइल हल करने का कोई प्लान नहीं है, वो मसाइल अदालतों में जा रहे हैं, फिर भी इस पर जो है खींचातानी एक दूसरे की तरफ जारी है। तो इनसे हम क्या तवक्को रखें कि वो आवाम के मुआशी मसाइल हल करने के लिए कोई प्लान सामने लेकर आएंगे? मरहल पेशन को ये है कि मजीद महंगाई आगे बढ़ेगी। हसन, आप भी आवाम का दर्द रखते हैं, सभी पैनलिस्ट आवाम का दर्द रखते हैं, तो सोचें आवाम मजीद कितनी मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।